जय हिंद दोस्तों। कैसे हैं आप सभी। उम्मीद करता हूँ आप सभी लोग बढ़िया होंगे। तो जैसा कि दोस्तों आप सभी जानते हैं कि दोस्तों दिनांक 4 फरवरी से दोस्तों हमारे एसएससी जीडी 2025 के दोस्तों एग्जाम आपके स्टार्ट हो चुके हैं। तो जैसा कि आप सभी जानते हैं कि जो हमारा कल का एग्जाम हुआ था 4 फरवरी को ऑल शिफ्ट है, यानी कि आज की इस वीडियो में आपको जितने भी शिफ्ट हैं, पहली शिफ्ट, दूसरी शिफ्ट और तीसरी शिफ्ट के जो भी दोस्तों हमें क्वेश्चंस मिले हैं, उन सभी क्वेश्चनों का एनालिसिस करने के बाद आपकी जो शिफ्ट में जितनी भी शिफ्टें हुई हैं, सभी शिफ्टों के आपके जो भी क्वेश्चंस पूछे जा गए हैं, उन सभी क्वेश्चनों को दोस्तों हम पढ़ने वाले हैं। मैंने दोस्तों आपको सभी इंपॉर्टेंट टॉपिक्स बताए भी थे कि कहाँ कहाँ से आपको चीज़ें कंप्लीट करके जानी है। और यदि हम कल के दोस्तों एग्ज़ाम की बात करते हैं, सभी शिफ्टों का जो लेवल की यदि हम बात करें तो लेवल भाई काफ़ी अच्छा खासा लेवल रहा है। हम ज़्यादा हार्ड लेवल भी नहीं कह सकते हैं, लगभग जो लेवल था ठीक ठाक लेवल रहा है। ठीक है, तो आज हम सभी क्वेश्चनों का दोस्तों इस वीडियो में एनालिसिस करने वाले हैं। और जिनका भी दोस्तों नेक्स्ट डे को एग्ज़ाम है या नेक्स्ट डेट को जिस भी शिफ्ट में आपका एग्ज़ाम है, तो आपके लिए दोस्तों ये वीडियो बहुत ही इंपॉर्टेंट रहने वाला है। इससे आपको ये पता चल जाएगा कि हमें कौन कौन से टॉपिक्स को पढ़ के जाना है और कौन कौन सी चीज़ों हमें सही से तैयार कर लेनी है एग्जाम से पहले पहले, ताकि हमें एग्जाम में कोई दिक्कत ना हो। ठीक है भाई। और जिन लोगों का एग्जाम हो गया भाई, कैसा एग्जाम गया तो हमें कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। ठीक है, और जिसका एग्जाम आने वाला है किस डेट को है, किस शिफ्ट में, तो प्लीज़ दोस्तों हमारे साथ कमेंट में ज़रूर लिखिएगा। ठीक है भाई। तो चलिएगा दोस्तों, मैं सभी जितने भी आपके शिफ्टों में क्वेश्चन पूछे गए हैं जीके के, वो सभी आपसे डिस्कस कर लेते हैं। तो दोस्तों सबसे पहले मैं बात करूंगा यहाँ पर जो कि आपकी एसएससी जीडी को जो 4 फरवरी को फर्स्ट शिफ्ट का एग्जाम हुआ था। ठीक है, इसका हम एनालिसिस करेंगे जो कि आपके जीके में कौन से क्वेश्चन पूछे गया था। तो देखो, पहला क्वेश्चन आपका आया था, ये आपकी 4 फरवरी फर्स्ट शिफ्ट का मैं एनालिसिस की बात कर रहा हूँ। ठीक है, तो पहला क्वेश्चन आपके एग्जाम में आया था कि रहला किताब किसके शासनकाल में लिखा गया था। तो देखो, जो रहला किताब है, ये जिसका नाम है पूरा किताब उल रहला, क्या नाम है, किताब उल रहला, जो कि किताब मोहम्मद बिन तुगलक के शासनकाल में लिखी गई थी। और इस किताब को किसने लिखी थी, तो जो आपकी जो किताब उल रहला किताब है, ये किताब को मोरक्को के यात्री था इब्न बतूता, इसके द्वारा इस पुस्तक को रचा गया था। और जो इब्न बतूता था, ये मोहम्मद बिन तुगलक के शासनकाल में या उसके समय में दोस्तों भारत आया था। अब देखो, किताब उल रहला के बारे में हम कुछ खास बातें और जान लेते हैं भाई। ये तो आपको 4 तारीख के शिफ्ट में पूछा था, हो सकता है आपको नेक्स्ट शिफ्ट में आपसे क्या क्वेश्चन बन सकता है। जैसे कि आपसे क्वेश्चन ये भी बन सकता है, जो किताब उल रहला है वो किस भाषा में लिखी गई है। ठीक है, आने वाली जो एग्जामों में शिफ्ट में यहाँ से क्वेश्चन आपके बनने के चांसेस हैं। जो मुझे इंपॉर्टेंट चीज़ें मिली वो मैंने आपको सारी चीज़ें इसमें साझा कर रखी हैं। और जहाँ से मुझे जितने भी क्वेश्चन मैंने कलेक्ट कर पाए, मैं सारे क्वेश्चंस आपको इस वीडियो में दिखाने वाला हूं। ठीक है, और इसका जो पीडीएफ है वो मैं आपको टेलीग्राम चैनल पर सेंड कर दूंगा, तहाँ वहाँ से जाके आप इसको अच्छे से क्लियर कर सकते हो। ठीक है, तो यहाँ से क्वेश्चन क्या बन सकता है कि किताबुल रहला किस भाषा में लिखी गई है, तो आप क्या कहोगे, अरबी भाषा में लिखी गई है। ठीक है, यह किताब जो है ना, किताबुल रहला, ये मध्ययुगीन दुनिया के बारे में जानकारी का अहम स्रोत है। किसके बारे में बताती है, तो हम क्या बोलेंगे, ये मध्ययुगीन दुनिया के बारे में बताती है। ठीक है, और इस किताब से जुड़ी दोस्तों कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट ये भी हैं कि इस किताब में भारत की राजनीतिक स्थिति और सामाजिक हालातों का जिक्र किया गया है। यदि आपसे पूछा जाए कि बताएगा किताबुल रहला में किसके बारे में बताया गया, तो हम बता सकते हैं कि भारत की राजनीतिक स्थिति के बारे में दर्शाया गया है। तो ऐसे क्वेश्चन बन सकते हैं भाई। जहाँ से क्वेश्चन बन सकते हैं ना भाई, इन क्वेश्चनों के बारे में अच्छे से जानकारी ले लो, वहीं से ही एग्जामिनर क्वेश्चन बनाएगा। देखना, अगली शिफ्ट में जब आप एग्जाम देने जाओगे, यहाँ से आपको काफ़ी चीज़ें देखने को मिलेंगी। इस किताब में मोहम्मद बिन तुगलक के दरबार, उनके नियमों के बारे में, उनके रीति रिवाज, परंपराओं, दास प्रथा और महिलाओं की स्थिति के बारे में इस किताब में दोस्तों वर्णन किया गया है। ठीक है, इतना आप लोग समझ गए होंगे। ठीक है, इसका पीडीएफ मैं आपको सेंड कर दूंगा। अगला दोस्तों क्वेश्चन आया था कि कर्क रेखा कितने राज्यों से होकर गुजरती है। दूसरा क्वेश्चन आया था कि कर्क रेखा कितने राज्यों से गुजरती है। भैया बिल्कुल सिंपल सा क्वेश्चन है आपके ज्योग्राफी का, तो क्या कहोगे, 8 राज्यों से होकर गुजरती है। कौन कौन है भाई, गुजरात है, राजस्थान है, मध्य प्रदेश है, छत्तीसगढ़ है, झारखंड, पश्चिम बंगाल, त्रिपुरा और मिजोरम। तो ये वो आपके 8 राज्य हैं जहाँ से दोस्तों कर्क रेखा गुजरती है। ये तो भाई सिंपल सा क्वेश्चन है, सभी लोगों ने कर लिया होगा। ठीक है, अब आपसे ये भी क्वेश्चन बन सकता है कि कर्क रेखा किन राज्य से नहीं गुजरती है। तो आपको क्या करना है, ये 8 राज्यों के नाम अच्छे से याद रखना है कि कौन सा राज्य से गुजरती है, किससे नहीं गुजरती है। ठीक है, चलिएगा, अगला क्वेश्चन था क्वेश्चन नंबर 3, भारत का सबसे बड़ा जिला कौन सा है। भाई सभी लोग जानते हो क्वेश्चन नंबर 3, भैया सब लोगों ने कर लिया होगा, वो है कच्छ।
कच्छ जिला कहाँ पड़ता है दोस्तों? हमारा गुजरात में पड़ता है। भारत का जो सबसे बड़ा जिला है वो कौन सा है? वो कच्छ जिला है गुजरात में, ठीक है। अब देखो यहाँ पे मैं बात करता हूँ कच्छ जिला के बारे में। जो कच्छ जिला है ये भारत का सबसे बड़ा जिला है और ये दोस्तों किसके हिसाब से बताया गया? क्षेत्रफल के हिसाब से, ठीक है। क्षेत्रफल की यदि हम बात करें तो जो कच्छ का जिला गुजरात में है, इसका जो क्षेत्रफल है वो आपका 45,674 वर्ग किलोमीटर है और ये गुजरात के कुल क्षेत्रफल का 23.27% हिस्सा है, ठीक है। आपसे हो सकता है आने वाली शिफ्टों में यही भी पूछ सकता है कि कच्छ जिला गुजरात कितने वर्ग किलोमीटर तक फैला हुआ है, तो हम बोल सकते हैं कि 45,674 वर्ग किलोमीटर तक फैला हुआ है, ठीक है। अगला क्वेश्चन आया था कि तमिलनाडु का वर्तमान मुख्यमंत्री कौन है? भाई देखो सभी राज्यों के जितने भी वर्तमान मुख्यमंत्री सब अच्छे से पढ़ लो भाई, कौन है? एम के स्टालिन है, याद रख लेना, तमिलनाडु के वर्तमान मुख्यमंत्री हैं, ठीक है। आप लोग जिस भी राज्य से बिलोंग करते हो तो भाई समझ लो आपके कहीं ना किसी राज्य से एक मुख्यमंत्री पूछा जा रहा है, तो अच्छे से कवर कर लीजिएगा, ठीक है। अगला क्वेश्चन आया था कि क्रिकेट में खिलाड़ियों की संख्या कितनी होती है? भैया ये क्वेश्चन तो मैंने कम्युनिटी पोस्ट में अभी पिछले 1-2 दिन हुए होंगे, मैंने डाला था भैया, बच्चा बच्चा कर लिया होगा भाई, 11 खिलाड़ी भाई, ठीक है। और मैं आपको बता दूं खेल जगत से जितने भी आपको, देखो मैंने व्हाट्सएप चैनल पर मैंने आज ही कल ही मैंने आपको डाल रखी थी कि जितने भी आपके खेल हैं उनसे जुड़े संबंधित जितने भी आपके खिलाड़ी के खेल में खिलाड़ियों की संख्या कितनी होती है, मैंने सबका एक अलग से पीडीएफ बना के उसमें सेंड कर रखा है व्हाट्सअप चैनल पर। तो व्हाट्सअप चैनल से बहुत हेल्प मिलेगी आपको क्वेश्चंस और आंसर को लेकर, तो व्हाट्सअप चैनल से जुड़ना बिल्कुल भी ना भूले, लिंक डिस्क्रिप्शन में दिया गया, जाकर ज्वाइन कर लेना, ठीक है। क्रिकेट में खिलाड़ियों की संख्या कितनी होती है? 11, ठीक है। कभी कभी ये भी क्वेश्चन आता है कि रग्बी फुटबॉल में खिलाड़ियों की संख्या कितनी होती है? भाई देखो सबसे ज़्यादा जो फुटबॉल में जो संख्या होती है वो रग्बी फुटबॉल है, इसमें जो खिलाड़ियों की संख्या होती है वो 15 होती है, ठीक है। सबसे ज़्यादा संख्या इसी में होती है, ठीक है। खो खो में पूछेगा तो खो खो में कितना बता दोगे भाई? कह दो खो खो में खिलाड़ियों की संख्या कितनी होती है? आपको क्वेश्चन 9 होती है, ठीक है। खो खो में कितनी होती है? 9 होती है। चलिएगा अभी आगे अगला क्वेश्चन आया था आपका। अब देखो क्रिकेट से जुड़े कुछ पॉइंट और हैं, जैसे कि क्रिकेट से जुड़ी शब्दावली। देखो क्रिकेट में 11 खिलाड़ी होते हैं और वहीं वॉलीबॉल में आपके 6 खिलाड़ी होती हैं, ये इंपॉर्टेंट है, वॉलीबॉल आने वाली शिफ्टों में क्वेश्चन बन जाएगा। कुछ और खेलों में खिलाड़ियों की संख्या इस प्रकार, जैसे कि बेसबॉल में आपके 9 खिलाड़ी होते हैं, रग्बी फुटबॉल अभी मैंने बताया कि 15 खिलाड़ी होते हैं, आइस हॉकी में कितने होते हैं? 6 खिलाड़ी होते हैं, ठीक है। वाटर पोलो में 7 होते हैं, यदि यहीं से केवल पोलो में पूछेगा, यदि आपसे एग्जामिनर पूछे कि पोलो में कितने होते हैं तो पोलो में केवल 4 बताना है, यदि वाटर पोलो शब्द लग जाए तो वाटर पोलो में आपको 7 बताना है, ठीक है। उसी प्रकार से यदि मैं आपसे बोलूं कि टेबल टेनिस में कितने खिलाड़ी होते हैं तो 1 या 2 खिलाड़ी होते हैं। यहाँ से भैया क्वेश्चन मैं कह रहा हूँ आगे के जितने भी आपके जिनका एग्जाम नहीं हुआ है वो जिस भी शिफ्ट में बैठेंगे यहाँ से क्वेश्चन छप जाएगा भाई। भाई अच्छे से करके जाइएगा, ठीक है। रग्बी लीग में कितने होते हैं भैया? 13 खिलाड़ी होते हैं। क्रिकेट में एक टीम में अधिकतम खिलाड़ियों की संख्या 11 होती है, ये तो मैंने कम्युनिटी पोस्ट पर भी क्वेश्चन डाला था। खिला और हालांकि मैच के दौरान मैदान पर आमतौर पर तो 13 खिलाड़ी होते हैं, लेकिन इसमें 11 गेंदबाज और 2 बल्लेबाज होते हैं, ठीक है। तो इससे क्या होता है 11 खिलाड़ी होते हैं, अधिकतम पूछेगा तो 13 बताना है आपको, ठीक है। चलिएगा अगला क्वेश्चन आया था आपका आर्टिकल से। देखो भैया मैंने क्या बोला था, संविधान के 1 से लेकर 80 तक के आर्टिकल भैया अच्छे से रट लो। भैया मैं आप लोग ये नहीं कह सकते कि सर आपका पढ़ाया हुआ आया नहीं, मैंने आपको जितना जीके में बताया था सब कुछ वहीं से आया हुआ है, ठीक है। अब ये आपके ऊपर डिपेंड करता है कि आपने कितना पढ़ा है, कितना सीखा है, ठीक है। देखो संविधान का अनुच्छेद 3 और 4 में किसका उल्लेख किया गया? भाई इतना आसान सा क्वेश्चन भाई सब लोगों ने कर लिया होगा भाई। देखो आपके बारे में देखो सीधा लिखा है कि आर्टिकल 3 भारत के संविधान के भाग 1 में शामिल तीसरा अनुच्छेद है, जो संघ में नए राज्यों के गठन, जो नए राज्यों का गठन होता है उसके बारे में संघ के मौजूदा राज्यों के नामों और सीमाओं और क्षेत्रों के किसी भी प्रकार के बदलाव या संशोधन का वर्णन करता है। अनुच्छेद संसद को कानून के अनुसार मौजूदा राज्यों की क्षेत्र सीमा या नामों को बदलने का अधिकार प्रदान करता है। बात समझ में आ गई, ठीक है। और अनुच्छेद 4 में हम क्या कर सकते हैं? राज्यों के नाम में परिवर्तन, ठीक है। यदि राज्यों के नाम को हमें बदलना है तो हम आर्टिकल 4 के अनुसार उसका नाम का परिवर्तन कर सकते हैं, ठीक है। और देखो क्वेश्चन रिपीट भी होंगे एग्जाम में, ये मत समझना कि आपकी 4 तारीख की शिफ्ट में जो क्वेश्चन बना हो सकता है आपकी शिफ्ट में ना बने, क्वेश्चन रिपीट भी होंगे, इस बात का भी विशेष ध्यान रखिएगा। तो आपको मैं सभी शिफ्टों के क्वेश्चन दूंगा भाई, सबको पढ़ के जाना है, ठीक है। इससे आपको बहुत हेल्प मिलेगी भाई। चलिएगा अगला क्वेश्चन देखो क्या पूछा था। ये आपकी सभी मैं फर्स्ट शिफ्ट का एनालिसिस कराऊँ, अभी सेकंड का भी कराऊंगा, थर्ड का भी कराऊंगा, ठीक है। तो वीडियो को शुरू से लेकर एंड तक जुड़े रहिएगा, सारी चीज़ें मैं आपको बताऊंगा। अगला क्वेश्चन आया था कि भारतीय संविधान में प्रस्तावना कब लागू हुई थी? भाई संविधान की आत्मा जिसे कहा जाता है किसे? प्रस्तावना को, ठीक है। देखो भारतीय संविधान की प्रस्तावना 26 जनवरी 1950 को लागू हुई थी और यह संविधान सभा के द्वारा 26 नवंबर 1949 को अपनाई गई थी।
प्रस्तावना संविधान का एक अभिन्न हिस्सा है और यह भारतीय संविधान की आत्मा कहा जाता है। भैया अगली जो शिफ्ट आएगी ना भाई, यही क्वेश्चन पूछ लेगा कि संविधान की आत्मा किसे कहा जाता है, तो क्या बोलोगे भाई, प्रस्तावना को कहा जाता है। इंपॉर्टेंट है और बहुत ही आसान है भाई, ठीक है। अगला क्वेश्चन आया था कि प्रस्तावना, देखो अगला पॉइंट इससे जुड़ा है कि प्रस्तावना को पंडित जवाहरलाल नेहरू ने तैयार किया था। अब देखो क्वेश्चन यहाँ से एग्जामिनर आपको घुमा देगा, भैया बता दो कि प्रस्तावना का आविष्कार किसने किया था। भाई संविधान की प्रस्तावना को किसने तैयार किया था, आविष्कार नहीं बोलेंगे, प्रस्तावना को तैयार किसने किया था, तो पंडित जवाहरलाल नेहरू ने। प्रस्तावना में दोस्तों हमें समाजवादी, धर्मनिरपेक्ष और अखंडता शब्द इंदिरा गांधी ने जोड़े थे। किसके द्वारा, इंदिरा गांधी के द्वारा। प्रस्तावना को केवल एक बार संशोधन किया गया है और यह कब किया गया था, 1976 में। अब यहाँ से इंपॉर्टेंट एक क्वेश्चन ये बन के आता है कि बताइएगा कि प्रस्तावना का पहली बार संशोधन कब किया गया, तो क्या बोलेंगे 1976, 1976 में संविधान की प्रस्तावना का पहली बार संशोधन किया गया। ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन होता है, शिफ्ट में छप सकता है क्वेश्चन, ठीक है। चलिएगा अगला क्वेश्चन आया था कि 2024 का T20 वर्ल्ड कप किस देश ने जीता। भाई करंट का क्वेश्चन बहुत ही सिंपल सा है, भारत दक्षिण अफ्रीका को हराकर। भाई किसने जीता था, भारत ने जीता था। किसके सापेक्ष में, भाई दक्षिण अफ्रीका के सापेक्ष में, दक्षिण अफ्रीका को हराया था और भारत क्या हुआ था भाई, वॉन हुआ था, ठीक है। अगला क्वेश्चन है देखो, अंबुबाची मेला। भैया अभी मैंने जो आपको एनटीपीसी की जो मैं बुक का सॉल्यूशन कराता हूँ भाई, तो उसमें मैंने आपको मेले अभी जस्ट बताए हैं। देखो अंबुबाची मेला कहाँ लगता है, असम में लगता है, गुवाहाटी में लगता है। भाई मैंने आपको सारे प्रसिद्ध मंदिर, त्योहार, उत्सव, मेले, शास्त्रीय नृत्य, लोक नृत्य सब कुछ पढ़ा रखा है। बस आप पर ऊपर डिपेंड करता है कि आपने प्रैक्टिस कितनी की, आपने रिवीजन कितना किया है। सब कुछ देखो पढ़ाया आया भैया, ऐसा कोई क्वेश्चन नहीं है जो वही बाहर से आया है, ठीक है। तो देखो अंबुबाची जो मेला है, अब मैं यहाँ पर आपसे जो मेले से जुड़े कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट बताता हूँ जो आपको भैया याद होना चाहिए, ठीक है, आने वाले एग्जाम के लिए। जिनका एग्जाम नहीं हुआ वो वीडियो को ध्यान से देखेंगे। देखो अंबुबाची मेला जो असम के गुवाहाटी में लगता है और कामाख्या देवी का मंदिर जो ये भी असम में ही है, ठीक है। और यह एक वार्षिक हिंदू मेला है। यह मेला मानसून के मौसम में मनाया जाता है। अंबुबाची मेला से जुड़ी कुछ खास बातें जो कि आपके आने वाले एग्जामों में पूछी जा सकती हैं। यह मेला दोस्तों देवी कामाख्या के वार्षिक मासिक धर्म के चक्र का उत्सव है। इस मेले को अंबुबाची या अंबुबाची महोत्सव के नाम से जानते हैं। इस मेले के दौरान 3 दिनों के लिए बंद रहता है। मंदिर जो है वो 3 दिनों तक बंद रहता है, ठीक है, इस उत्सव के दौरान में। देखो अगला क्वेश्चन, अगला पॉइंट आपका आता है कि चौथे दिन मंदिर, अब देखो 3 दिन तो मंदिर बंद रहता है, चौथे दिन ये मंदिर खुलता है और भक्तों की देवी की पूजा करने की अनुमति मिलती है। इस मेले के दौरान ब्रह्मपुत्र नदी 3 दिनों के लिए लाल हो जाती है। इस मेले के दौरान भक्तों का मानना है कि पृथ्वी उपजाऊ हो जाती है, ठीक है। चलिए अगला क्वेश्चन है, देखो मालगुडी डेज के लेखक कौन है। भैया देखो विभिन्न प्रसिद्ध पुस्तकों के लेखक वही पढ़ के जाओ। जितनी भी आपकी पुस्तकें, लेखक के अपने जो भी नोट्स बना रखे हैं, मैंने तो आपको बुक के सॉल्यूशन में कराया भी है, तो उसको पढ़ लेना, ठीक है। कौन है, आर के नारायण है। आर के नारायण की पुस्तक है मालगुडी डेज, ठीक है। अब देखो आर के नारायण के उल्लेखनीय लेखन में मालगुडी डेज, द मैन ईटर ऑफ मालगुडी, द गाइड, स्वामी एंड फ्रेंड्स और द वेंडर ऑफ स्वीट्स, ये देखो आने वाली शिफ्टों में बन सकते हैं क्वेश्चन, इसलिए मैंने आपको सारी उल्लेख करके सारे क्वेश्चन को दिया है। उनकी पुस्तक है द गाइड, उन्होंने 1958 में साहित्य अकादमी पुरस्कार इसे दिलाया है, ठीक है। अगला अगला क्वेश्चन है भाई, क्वेश्चन नंबर 10, महात्मा गांधी के 2022 में कौन सी जयंती मनाई गई थी। भाई आप सभी जानते हो कि हमेशा हम 2 अक्टूबर को गांधी जयंती मनाई जाती है, लेकिन 2022 को जो 2 अक्टूबर को गांधी जयंती मनाई गई थी ना, वो कौन सी थी, तो भैया आपको पता होना चाहिए, वो 153वीं थी। देखो हर साल आपकी गांधी जयंती आ रही है, ठीक है। 2022 में 153वीं होगी, तो 2023 में कौन सी हो जाएगी, तो आप तुरंत इसमें ऐड कर देंगे, 154 हो जाएगी। 2024 में कौन सी बनाएगी, तो आपको सर 155। अब 2025 में कौन सी बनाई जाएगी, तो आप क्या बोलेंगे, 156वीं बनाई जाएगी। हो सकता है आने वाली शिफ्ट में 2024 का पूछे तो 155 बताना है, ठीक है भाई, 2024 का, ठीक है। 22 का 53, 23 का 54, 24 का 55। अगला है कि महात्मा गांधी का जन्म, भैया बच्चा बच्चा जानता है, 2 अक्टूबर 1869 को हुआ था। कहाँ पर, पोरबंदर में, ठीक है। इनका पूरा नाम भैया सबको जानता हो, मोहनदास करमचंद गांधी। माता का नाम था भैया पुतलीबाई, पिता करमचंद गांधी थे और इनकी मातृभाषा क्या थी, गुजराती थी। और गांधी जी ने अल्फ्रेड हाई स्कूल राजकोट से पढ़ाई की थी। गांधी जी की हत्या 30 जनवरी 1948 को नई दिल्ली के बिड़ला हाउस में नाथूराम गोडसे ने गोली मारकर इनकी हत्या कर दी थी, ठीक है। देखो इनकी हत्या कब हुई थी, गांधी जी की हत्या कब हुई थी भाई, सभी लोग याद रख लेना, 30 जनवरी 1948 को, ठीक है। अब गांधी जी को देखो भारत का हम राष्ट्रपिता भी कहते हैं, और गांधी जी ने सत्य और अहिंसा के मार्ग पर चलकर भारत को आज़ादी दिलाने में अहम भूमिका निभाई। गांधी जी ने दांडी मार्च का नेतृत्व किया था,
ठीक है। गांधी जी ने भारत छोड़ो आंदोलन चलाया था। गांधी जी का जन्मदिन 2 अक्टूबर को मनाते हैं। अंतर्राष्ट्रीय अहिंसा दिवस के रूप में मनाया जाता है। ठीक है। ये गांधी जी से जुड़े जो महत्वपूर्ण तथ्य थे वो थे। अगला क्वेश्चन आया था आपका, देखो पंचवर्षीय योजना। भैया आपकी 12 पंचवर्षीय योजनाएं हैं। मैं कह रहा हूँ गारंटी गारंटी ले लो भाई, आपकी 12 पंचवर्षीय योजनाएं हैं। सबको अच्छे से पढ़ लो, मैं गारंटी के साथ कह रहा हूँ आपकी क्वेश्चन गलत नहीं होगा, आपके शिफ्ट में क्वेश्चन बने जाएगा। तीसरी पंचवर्षीय योजना का लक्ष्य क्या है? तो देखो तीसरी पंचवर्षीय योजना का लक्ष्य है वृद्धि दर 5.6% थी, हालांकि वास्तविक वृद्धि दर 2.8% रही। ये दोस्तों इसका टारगेट था। ठीक है। ये पंचवर्षीय योजना 12 दोस्तों याद करके जाइएगा। मैं एक बार आपको यहाँ से जूम करके दिखा देता हूँ, यदि आपको ये चीज़ दिख रही है तो। हालांकि मैं आपको पढ़कर बता देता हूँ, यदि आपको नहीं दिख रही है तो मैं आपको बता देता हूँ। देखो पहली जो योजना हुई थी इसका जो समय था वो था 1951 से 56। ठीक है। इसकी जो प्राथमिकता थी वो कृषि बिजली सिंचाई को लेकर थी। दूसरी पंचवर्षीय योजना की जो समय अवधि थी वो थी 1956 से 61। ठीक है। ये पूर्ण उद्योग के लिए थी। इसकी लक्ष्य दर 4.5 से 4.2 इसकी वृद्धि दर रही है। ठीक है। तीसरी पंचवर्षीय योजना आपकी 1961 से 66 रही है और इसे खाद्य उद्योग के लिए रही थी। 5.6 से लक्ष्य की दर से 2.8 वृद्धि दर रही है। चौथी पंचवर्षीय योजना 1969 से 74 कृषि क्षेत्र के लिए रही। पाँचवीं 1974 से 79 के लिए गरीबी उन्मूलन और आर्थिक आत्मनिर्भरता के लिए रही। छठी पंचवर्षीय योजना 1980 से 85 कृषि उद्योग के लिए रही। सातवीं पंचवर्षीय योजना 1985 से 90 ऊर्जा खाद्य के लिए। आठवीं पंचवर्षीय योजना 1992 से 97 मानव स्रोत शिक्षा के लिए। नौवीं पंचवर्षीय योजना 1997 से 2002 सामाजिक न्याय के लिए। 10वीं पंचवर्षीय योजना 2002 से 2007 रोजगार ऊर्जा के लिए। 11वीं पंचवर्षीय योजना 2007 से 12 समावेशी विकास के लिए और 12वीं पंचवर्षीय योजना 2012 से 17 त्वरित के लिए। ठीक है। ये देखो सारी इनके लक्ष्य की दर दी गई हैं और सारी उनकी वृद्धि दर दी गई, इनको अच्छे से पढ़ लेना। ठीक है। इसका मैं PDF आपको टेलीग्राम पर दे दूंगा, इसके लिए आप बिल्कुल भी चिंता ना करें। ठीक है। चलिएगा अगला पॉइंट। अब देखो अगला क्वेश्चन आया था दोस्तों, क्वेश्चन नंबर हमारा 12। अगला क्वेश्चन हमारा क्वेश्चन नंबर 12। देखो क्वेश्चन नंबर 12 में आया था कालबेलिया नृत्य। देखो जो कालबेलिया नृत्य इसको मैंने इंपॉर्टेंट आपके लिए बताया भी था। ठीक है। ये आपका राजस्थान में होता है, गुलाबो सपेरा के नाम से भी इसको जाना जाता है। ठीक है। कालबेलिया नृत्य ये आपका कहाँ पर था? राजस्थान में होता है। देखो जितने भी आपके शास्त्रीय नृत्य हैं, लोक नृत्य हैं, अच्छे से पढ़ लो भैया, यहाँ से क्वेश्चन जरूर पूछा जा रहा है। अब देखो अगला क्वेश्चन पूछा गया था कि बिंबावती देवी का संबंध किस नृत्य से है? तो भैया ये मणिपुरी नृत्य से संबंध रखती हैं। और मणिपुरी नृत्य एक प्रतिभाशाली कलाकार बिंबावती देवी मणिपुरी नृत्यालय कोलकाता कलाकारों के साथ मिलकर आपको एक ऑडियो विजुअल शानदार प्रस्तुत देती हैं, जिसमें मणिपुरी नृत्य का रचनात्मक सार सामने आता है। वह गुरु विपिन सिंह और कलावती देवी की शिष्या और बेटी हैं। ठीक है। यहाँ से क्वेश्चन बन सकते हैं, इनको भी अच्छे से पढ़ लेना। अगला क्वेश्चन देखो आपकी जनगणना से आया था। मैंने आपको क्या बोला कि भैया जनगणना से क्वेश्चन 100% बनेगा सभी एग्जाम के लिए। भाई चाहे भी एग्जाम हो, चाहे वो SSC GD का एग्जाम के अलावा आप किसी भी एग्जाम की तैयारी करो, उसके लिए भी इंपॉर्टेंट बता रहा हूँ मैं। ठीक है। तो 2011 की जनगणना के अनुसार भारत का लिंगानुपात कितना था? तो देखो ये 1000 पुरुष पर 943 महिलाएं। ये भाई बहुत बार क्वेश्चन है, जब भी ये क्वेश्चन पूछा जाता है ना भाई, जब भी सेम क्वेश्चन डिक्टू टैब आपका क्वेश्चन ऐसा ही पूछा जाता है, हु बहु क्वेश्चन ऐसा ही छपता है एग्जाम में कि 2011 की जनगणना के अनुसार भारत का लिंगानुपात कितना था? भाई 1000 पुरुष पर 943 महिलाएं। बिल्कुल माइंड में छाप लो क्वेश्चन जब बनेगा। और ये क्वेश्चन इस बार भी SSC GD के एग्जाम में रिपीट होगा भाई, पक्का रिपीट होगा, देख लेना आप लोग। अगला क्वेश्चन पूछा गया था कि भारत के संविधान का भाग 3 किससे संबंधित है? भैया मूल अधिकार 12A-35। ठीक है भैया, इसको अच्छे से पढ़ लेना। जितने भी संविधान है, भारत के संविधान, भाग, अनुच्छेद, अनुसूचियां सब कुछ पढ़ डालो भाई। अगला क्वेश्चन था क्वेश्चन नंबर 16। पूछा गया था कि गुरु M.K. सरोज को किस नृत्य के लिए पद्म श्री से सम्मानित किया गया था? तो भाई इन्हें भरतनाट्यम के लिए किया गया था। किसके लिए? भरतनाट्यम के लिए। अगला क्वेश्चन आया था कि अशोक के अधिकार शिलालेख किस लिपि में है? तो भाई इनके अशोक के जो शिलालेख हैं ये प्राकृत एवं ब्राह्मणी लिपि में है। किसमें है दोस्तों? ब्राह्मणी लिपि में। ठीक है। अगला क्वेश्चन आया था टिप्पणी किस राज्य का लोक नृत्य है? तो भाई याद रखिएगा टिप्पणी जो है ये गुजरात राज्य का लोक नृत्य है। ठीक है। और गुजरात का जो सबसे बड़ा जिला है वो कौन सा है? मैंने आपको बता भी रखा है, कच्छ जिला, और यही पूछा भी गया था। ठीक है। याद रखो भाई सारी चीजें। अगला क्वेश्चन देखो, मैंने आपको वाद्य यंत्र वादक, ये परसों बाद जो मैंने आपके NTPC की क्लास लेता हूँ उसमें बताया था भाई, शिव कुमार शर्मा का नाम मत भूल जाना। ये संतूर वादक हैं भाई। पंडित शिव कुमार शर्मा का संबंध किस वाद्य यंत्र से है? तो भाई संतूर से। तो वाद्य यंत्र वादक भाई जो जो मैंने आपको इंपॉर्टेंट बताया ना भाई उनको पढ़ लो। अब देखो जिनका एग्जाम है तो भैया आप स्टैटिक GK पर थोड़ा सा ध्यान देंगे सभी लोग। ठीक है।
अगला क्वेश्चन है कि एटीएम किस क्षेत्र के अंतर्गत आता है, तो ये तृतीयक क्षेत्रगत, ठीक है। एटीएम का हो सकता है आने वाली शिफ्टों में, इसका फुल फॉर्म भी पूछ सकता है, ठीक है। तो फुल फॉर्म इसका क्या होता है, ऑटोमेटिक टेलर मशीन, ठीक है। गुड्डी पर्व त्योहार किस राज्य का है, तो ये महाराष्ट्र का है दोस्तों, ठीक है। गुड्डी कहाँ का है, महाराष्ट्र का है, ये भी क्वेश्चन आया था। अगला क्वेश्चन बना था आपका कि 2020 से 21 का ओलंपिक कहाँ हुआ था, भाई टोक्यो जापान में हुआ था। ये तो भैया सभी लोगों को पता होगा भाई, सिंपल सा क्वेश्चन आया था आपका, ठीक है। अब देखो यहाँ से आपके हिंदी हिंदी के कुछ क्वेश्चन है, ठीक है। अब यहाँ से मैं आपको बता दें तो यहाँ से आपके कुछ हिंदी के क्वेश्चन है। मैंने आपको देखो हिंदी के जीके के सारे क्वेश्चन इसमें मिक्सअप कर रखे हैं। जो जो क्वेश्चन मुझे मिला वो सारा मैंने आपके साथ इस वीडियो में दे रखा है। देखो स्थिर का विलोम शब्द क्या होता है, अस्थिर, ठीक है। स्थिर का क्या होता है, अस्थिर। कभी कभी स्थावर, स्थावर के यदि हो सकता है आने वाले से एग्जाम में बन जाए, तो स्थावर का क्या होता है दोस्तों, मैं आपको बता दूं जंगम होता है, ठीक है। स्थावर का अस्थावर मत कर देना, ठीक है, क्या होता है, जंगम होता है। अब कुछ लोग कि भैया अस्थावर ऑप्शन में मिल जाएगा, तो अस्थावर मत कर देना, तो ये कैसा हो जाएगा, गलत हो जाएगा। तो स्थावर का क्या होता है, जंगम होता है, ठीक है। अगला हर्ष का विलोम शब्द क्या होता है, भैया देखो हर्ष का विलोम शब्द पूछा गया था, तो ये तो सिंपल से हर्ष का विलोम शब्द क्या, तो विषाद, विषाद, खेद, दुख होता है, सब लोगों ने कर लिया होगा। अनुपम, अनुपम का पर्यायवाची, अनुपम क्या होता है, जो चीज़ हमें अद्वितीय हो, बल्कि मतलब इसके अनोखा, अनोखी चीज़ बोलते हैं उसको। अद्वितीय, निरूपम, अतुल, अप्रतिम, असाधारण, अनोखा, अनूठा, अद्भुत, बेजोड़, अपूर्व, ये किसके पर्यायवाची होते हैं, ये सभी अनुपम के पर्यायवाची हैं, ठीक है। पर्यायवाची अच्छे से पढ़ लो भाई, ठीक है। मैंने बता भी रखे कौन कौन से आपको पढ़ने हैं। सात्विक, सात्विक का विलोम शब्द एक पूछा गया था, ये क्या होता है, तामसिक होता है, ठीक है। सात्विक का विलोम शब्द क्या होता है दोस्तों, याद रखिएगा, तामसिक होता है, ठीक है। तो ये थे आपके दोस्तों एसएससी जीडी 4 फरवरी की फर्स्ट शिफ्ट के एग्जाम के क्वेश्चन, जो मुझे जितना मुझे मिला, जितना लोगों के द्वारा बताया गया, मैंने आपके साथ शेयर कर दिया, ठीक है। अब यहाँ से मैं आपको बताऊंगा 4 फरवरी को जो सेकंड शिफ्ट हुआ था, सेकंड शिफ्ट में आपके कौन कौन से क्वेश्चन पूछे गए थे, ठीक है। अब देखो सेकंड शिफ्ट में आपका क्या हुआ था कि पूर्ण रूप से, अब देखो फर्स्ट शिफ्ट में भी देखो पंचवर्षीय योजना से क्वेश्चन आया, और देखो सेकंड शिफ्ट में भी देखो पंचवर्षीय योजना से क्वेश्चन पूछ लिया गया। पूछ रहा है कि पूर्ण रूप से कौन सी पंचवर्षीय योजना असफल रही थी, तो भारत में तीसरी पंचवर्षीय योजना है जो कैसी रही, असफल रही। और इसकी वजह क्या थी कि सरकार को 1966 से 1969 में बीच योजना अवकाश इन्होंने घोषित करना पड़ा था, जिस वजह से ये पंचवर्षीय योजना असफल रही थी। तो क्वेश्चन क्या बना था कि कौन सी पंचवर्षीय योजना असफल रही, तो तीसरी पंचवर्षीय योजना असफल रही थी, ठीक है। और इसी दौरान दोस्तों 3 साल की वार्षिक योजना तैयार की गई थी, 3 साल की वार्षिक योजना तैयार की गई थी। भारत की कुछ और पंचवर्षीय योजनाओं के बारे में यहाँ पर नीचे जानकारी दी गई है। जैसे पहली पंचवर्षीय योजना साल 1951 से 1956 के बीच लागू हुई थी, इसे भारत के पहले प्रधानमंत्री पंडित जवाहरलाल नेहरू ने पेश किया था। 10वीं पंचवर्षीय योजना साल 2002 से 2007 के बीच लागू हुई थी, और इस योजना का जो मकसद था वो हर साल सकल घरेलू उत्पाद को 8% की बढ़ोतरी करना था, ठीक है। 12वीं पंचवर्षीय योजना साल 2012 में, यहाँ से याद रख लो 12वीं कब थी, 2012 में थी, ऐसे याद रख सकते हो, से 17 के बीच लागू हुई थी। इस योजना का मकसद इस अवधि के 8% विकास करना था, ठीक है। नेक्स्ट, यामिनी कृष्णमूर्ति को पद्म विभूषण कब मिला, भाई देखो यामिनी कृष्णमूर्ति, यामिनी जो कृष्णमूर्ति है ये एक नृत्यांगना है, ठीक है। इनके लिए क्या पूछा, कब मिला था, तो याद रखिएगा इनको जो पद्म विभूषण ये 2016 में इन्हें सम्मानित किया गया था, और इससे पहले उन्हें साल 1968 में पद्मश्री और 2001 में पद्म भूषण से भी सम्मानित किया जा चुका है, ठीक है। अगला, अब देखो यामिनी कृष्णमूर्ति, अब देखो यामिनी कृष्णमूर्ति से जुड़े कुछ संबंध पूछे जा सकते हैं कि यामिनी कृष्णमूर्ति किस नृत्य से संबंधित है, तो आप बता सकते हो कुचिपुड़ी और भरतनाट्यम, दोनों में से एक ऑप्शन में मिल सकता है आने वाली शिफ्टों में। इनके जन्म की बात करें तो 20 दिसंबर 1940 को इनका जन्म हुआ था, आंध्र प्रदेश के चित्तूर जिले के मदनपल्ली में हुआ था। ये दोस्तों भरतनाट्यम में भी आप माहिर हैं, और कुचिपुड़ी, कुचिपुड़ी कहाँ पर मनाया जाता है भाई, आंध्र प्रदेश में, ठीक है। कुचिपुड़ी कहाँ का है भाई, आप बता सकते हो, ये आंध्र प्रदेश का है, ठीक है। ये इनमें क्या है, मशहूर नर्तक थी, ठीक है। इन्होंने क्या किया था साल 1957 में, यामिनी कृष्णमूर्ति को साल 1957 में मद्रास में अपने करियर की शुरुआत की थी, और उन्हें तिरुमाला तिरुपति देवस्थानम आंध्र प्रदेश में पड़ता है अस्थाना नर्तकी का सम्मान भी मिल चुका है। और इन्होंने कुचिपुड़ी नृत्य को ध्वजवाहक नृत्यांगना भी कहा जाता है। आने वाली शिफ्टों में यहाँ से क्वेश्चन बनने की संभावना है, तो दोस्तों इनको पढ़ लेना अच्छे से। साल 1990 में इन्होंने दिल्ली में अपना डांस स्टूडियो यामिनी स्कूल ऑफ डांस खोला था, ठीक है, चलिएगा।
अगला क्वेश्चन है दोस्तों, पिंजर उपन्यास के लेखक कौन है? इसको भैया क्वेश्चन आप लोगों ने ये जरूर पढ़ा होगा पिंजर उपन्यास के बारे में। अमृता प्रीतम की कई किताबें लिखी हैं। ये किसकी है दोस्तों? अमृता प्रीतम की है। इनका उपन्यास, आत्मकथा, कहानी संग्रह, संस्मरण और अन्य रचनाएं शामिल हैं। अमृता प्रीतम एक भारतीय उपन्यासकार, कवयित्री और निबंधकार थीं। उन्होंने पंजाबी और हिंदी दोनों भाषाओं में लिखा है। अमृता प्रीतम की दोस्तों कुछ और रचना है जो कि आने वाली शिफ्टों में बन सकती है, जैसे कि पिंजर 1950, रसीदी टिकट 1976, काला गुलाब। काला गुलाब किसकी रचना है? अमृता प्रीतम की। अक्षरों के साई अमृता प्रीतम की रचना है। 5 बरस लंबी सड़क अमृता प्रीतम की रचना है। अदालत किसकी है? अमृता। कोरे कागज इंपॉर्टेंट है, आने वाली शिफ्टों में क्वेश्चन यहाँ से बनेंगे। कोरे कागज किसकी है? अमृता प्रीतम की है। 49 दिन किसकी रचना है? अमृता प्रीतम की है। सागर और सीपियाँ अमृता प्रीतम। कहानियाँ नहीं है, अमृता प्रीतम की है। कहानियों के आंगन में अमृता प्रीतम की है। कच्चा आंगन है, एक थी सारा है। अमृता प्रीतम को पद्मश्री, पद्म विभूषण और साहित्य अकादमी पुरस्कार से भी सम्मानित किया जा चुका है। ठीक है, चलिएगा। अगला क्वेश्चन पूछा गया था कि शोषण के विरुद्ध अधिकार किस अनुच्छेद में हैं? तो देखो ये आर्टिकल 23 से आर्टिकल 24 में। ठीक है, जो शोषण के विरुद्ध अधिकार है ये आपका आर्टिकल 23 और 24 में शोषण के खिलाफ अधिकार का प्रावधान दिया गया है। यह कैसा है? यह एक मौलिक अधिकार है। शोषण के खिलाफ अधिकार का मकसद लोगों को शोषण से बचाना है। यह अधिकार लोगों की गरिमा और आज़ादी की गारंटी देता है। शोषण के खिलाफ अधिकार से जुड़े प्रावधान। अनुच्छेद आर्टिकल 23 में मानव तस्करी और जबरन श्रम पर रोकथाम का प्रावधान है। अनुच्छेद 24 में कारखानों, खदानों और दुकानों में जो 14 साल के कम उम्र के बच्चे हैं उनके काम पर रोक है भाई। ठीक है, ये किसके लिए? 14 साल के कम उम्र के जो बच्चे हैं वो काम नहीं कर सकते हैं, श्रम नहीं कर सकते, तो ये आर्टिकल 24 कहता है। ठीक है, चलिएगा। अगला क्वेश्चन देखो, अगला क्वेश्चन आया था कि निम्नलिखित में से तमिलनाडु का कौन सा लोक नृत्य है? तो देखो वो है आपका भरतनाट्यम। अब इसके अलावा ये आया था आपके एग्जाम में। ठीक है, ये क्वेश्चन आपके एग्जाम में आया था। अब देखो इसके अलावा कौन कौन से जो लोक नृत्य हैं जो कि तमिलनाडु में मनाए जाते हैं। ठीक है, एक तो हो गया आपका दोस्तों ये हो गया, एक तो आपका हो गया भरतनाट्यम। ठीक है, कौन सा हो गया दोस्तों? भरतनाट्यम। यहाँ पर मैं नीचे लिख देता हूँ, ये तो हो गया आपका भरतनाट्यम। भरतनाट्यम। दूसरा है आपका कौन सा? बम्बर डांस। ठीक है, दूसरा आपका कौन सा? बम्बर डांस हो गया आपका। तीसरा आपका है करगट्टम। क्या है दोस्तों? करगट्टम। कहाँ का है? तमिलनाडु का है। कवाड़ी अट्टम। ठीक है, ये कौन सा हो गया दोस्तों? ये आपका हो गया कवाड़ी अट्टम। कवाड़ी अट्टम कहाँ का है? ये भी है। देवरत्तम। देवरत्तम कहाँ का है? ये भी आपका तमिलनाडु का। ठीक है, देवरत्तम। कोलट्टम। कोलट्टम कहाँ का भाई? ये भी आपका तमिलनाडु का है। कझाई कोठू। कझाई कझाई कोठू ये कहाँ का है आपका? ये भी आपका तमिलनाडु का है। ऐसे नाम आपको तमिलनाडु में मिलेंगे। ठीक है, इसके बाद है माइलियट्टम, पीकॉक डांस, मोर डांस। ठीक है, ये आपके लिए इंपॉर्टेंट हो सकते हैं आने वाली शिफ्ट में। ओट्टाकोथू, पंपू अट्टम, स्नेक डांस, पोइक्लू कुथिरल अट्टम और अफ्रीकन हॉर्स डांस। ठीक है, ये आपके किस लिए कहाँ मनाए जाते हैं? तमिलनाडु में। ठीक है, अगला है पुलियट्टम और टाइगर डांस, सट्टम डांस और कोठू डांस। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि शोभना नारायण का संबंध किस नृत्य से है? तो भैया ये शोभना नारायण ये आपके कथक से हैं। और कथक कहाँ का है? तो आप बता सकते हो ये उत्तर प्रदेश का है। ठीक है, उत्तर प्रदेश के लिए फेमस है कथक। ठीक है, उत्तर प्रदेश में मनाया जाता है और ये शोभना नारायण इस नृत्य से संबंधित हैं। नेक्स्ट है पारुल चौधरी का संबंध किस खेल से है? तो भाई देखो जितने भी आपके प्लेयर्स हैं वो किस खेल से जुड़े हुए हैं ये भी अच्छे से पढ़ के जाएंगे। खेल जगत से भी अच्छे खासे क्वेश्चन बन रहे हैं। तो दोस्तों याद रखिएगा, जो पारुल चौधरी है ट्रैक और फील्ड की भारतीय एथलीट हैं। वह 5000 मीटर और 3000 मीटर की स्टीपल चेज में माहिर हैं। पारुल चौधरी उत्तर प्रदेश की रहने वाली हैं, तो कि उत्तर प्रदेश की रहने वाली हैं। और पारुल चौधरी के बारे में कुछ खास बातें हैं कि पारुल चौधरी ने 2023 के हांगजू एशियाई खेल में 5000 मीटर स्वर्ण पदक, 3000 मीटर में स्टीपल चेंज में रजत पदक अपने नाम किया। पारुल चौधरी महिलाओं को 3000 मीटर दौड़ में 9 मिनट से कम समय में दौड़ करने वाली पहली भारतीय धावक रही हैं। 1947 के समय ब्रिटिश प्रधानमंत्री कौन था? तो दोस्तों ये भी क्वेश्चन आया था कि साल 1947 में भारत के आज़ाद होने के समय क्लीमेंट एटली भारत का प्रधानमंत्री था, यूनाइटेड किंगडम के प्रधानमंत्री थे। और क्लीमेंट एटली ने ही भारत की आज़ादी दिलाने के लिए माउंटबेटन योजना तैयार की। तो क्वेश्चन यहाँ से आने वाली शिफ्ट में क्वेश्चन बन सकता है कि माउंटबेटन योजना किसके द्वारा तैयार की गई? तो हम बोल सकते हैं क्लीमेंट एटली के द्वारा। ठीक है, याद रखना भाई, भूल मत जाना। अगला क्वेश्चन आया था हिंदी का अगले सेकंड शिफ्ट में कि आविर्भाव का विलोम शब्द क्या होता है? तो आविर्भाव का होता है दोस्तों तिरोभाव। क्या होता है दोस्तों? याद रखिएगा, तिरोभाव होता है। ठीक है, आविर्भाव का क्या होता है? तिरोभाव होता है।
आविर्भाव शब्द का अर्थ क्या है? प्रकट होना, उत्पत्ति, अवतरण, जन्म। और तिरोभाव इसका विपरीत हो जाता है अदृश्य हो जाना, अदर्शन या गोपन हो जाना, यानी गोपनीय हो जाना। ठीक है, ये तो सभी को ने कर लिया होगा। देखो अगला क्वेश्चन सेकंड शिफ्ट में बना था कि पुत्र का पर्यायवाची क्या होता है? तो पुत्र का बेटा है, सुत है। अब सुता मीन्स बेटी हो जाती है। अब देखो, अब जिसमें जैसे सु है ना, सु में क्या कर देंगे? सुता। यदि सु में हम सुता कर देते तो ये बेटी का। जैसे तनय, तनय का यदि हम तनया कर देंगे तो ये बेटी का बन जाएगा। आत्मज है तो आत्मज का आत्मजा कर देंगे तो ये किसका बन जाएगा? पुत्री का बन जाएगा। ठीक है, यहाँ से मैं लिख देता हूँ ये किसके बन जाएंगे, तो आप बोलोगे भैया ये पुत्री के बन के तैयार हो जाएंगे। ठीक है, ये पुत्र, पुत्र के पर्यायवाची से आप पुत्री के भी बना सकते हो। जैसे ये तनुज है तो तनुज का क्या हो जाएगा? तनुजा। तनुजा किसका हो जाएगा? पुत्री का। ठीक है, और लड़का का दोस्तों लड़की तो होता ही है। ठीक है, याद रख लेना। ठीक है, चलिएगा अगला है नेकी और पूछ पूछ मुहावरे का अर्थ। ये आपका हिंदी में आया था भाई, नेकी और पूछ पूछ। ये तो मैंने भाई बहुत अच्छे से पढ़ाया एसएससी जीडी के अंकित भाटी की बुक के सॉल्यूशन में, है ना। किसी अच्छे काम को करने के लिए पूछना, इसका मतलब यह भी है कि कोई अच्छा काम है तो बिना पूछे ही कर देना भाई, मतलब नेकी कर पूछ पूछ, है ना। अगला अगला है दोस्तों एक पैराग्राफ आया था महात्मा गांधी से संबंधित था। ठीक है, और कुछ नहीं। अब देखो यहाँ पे आपको बता दूं, रीजनिंग, जो रीजनिंग थी वो आपके एसएससी जीडी 4 फरवरी थर्ड शिफ्ट में। अब देखो रीजनिंग तो भाई आसान थी। रीजनिंग में क्या था? रीजनिंग में मैंने जो क्वेश्चन जो आप लोगों के जो द्वारा जो बताए गए थे, रीजनिंग कैसी थी भैया? ईजी थी। ठीक है, रीजनिंग बिल्कुल ईजी थी। और जिन लोगों से मैंने पूछा कि भैया रीजनिंग में आप लोगों ने कितने क्या क्वेश्चन किए हैं, तो सबका कहना ये था कि भैया मैं तो 20/20 करके आया हूँ। रीजनिंग में जो लोगों ने स्कोर किया भाई 100% स्कोर किया 20/20। और आप लोग भी भाई मैं कह रहा हूँ 100% स्कोर करके आइएगा 20/20। कहीं ऐसा एक भी क्वेश्चन गलत नहीं करना है। हिंदी और जीके भैया 20/20 सभी लोग करके आएंगे भाई। आप लोगों ने भाई बहुत मेहनत की है। ठीक है, और इस मेहनत को भाई बेकार मत जाने देना कोई भी। ठीक है, इस मेहनत को आप लोग कहीं भी बेकार मत जाने देना। आप लोगों ने मेहनत की है, 100% मेहनत की है, और 100% मेहनत का रिजल्ट हमेशा 100% ही आता है। ठीक है, तो ये आपके देखो मैं रीजनिंग बिल्कुल आसान थी। अब देखो, अब यहाँ से हम आपको बताएंगे जो एसएससी जीडी को 4 फरवरी जो थर्ड शिफ्ट में जो आपके जीके के जो क्वेश्चन बने हैं वो कौन कौन से आते थे। देखो मैंने आपको बताया ना कि त्योहार, आपके नृत्य, मेले, यहाँ से क्वेश्चन बन रहे थे। ठीक है, अब एक क्वेश्चन पूछा गया था कि मणिपुर को होली किस त्योहार किस त्योहार को कहा जाता है? तो वो है याओसांग त्योहार को। ठीक है, मणिपुर में मनाए जाने वाले याओसांग त्योहार को मणिपुर की होली कहा जाता है। और यह त्योहार जो है ये लोक और हिंदू परंपराओं का मिश्रण है। यह त्योहार आमतौर पर फरवरी के आखिरी या मार्च में मनाया जाता है। याओसांग त्योहार के बारे में ज़्यादा जानकारी। यह त्योहार मणिपुर के मैती समुदाय के द्वारा मनाया जाता है। यह त्योहार पारंपरिक अनुष्ठानों, सांस्कृतिक कार्यक्रमों और खेल गतिविधियों के साथ मनाया जाता है। ठीक है, इस त्योहार में थावल चोंगवा कौन सा नृत्य होता है? थावल चोंगवा नृत्य भी शामिल है, जो मणिपुर का एक लोकप्रिय नृत्य है। तो ये हो सकता है आने वाली शिफ्ट में क्वेश्चन बन जाए कि थावल चोंगवा लोक नृत्य कहाँ पर मनाया जाता है, तो आप बता सकते हो मणिपुर में। ठीक है, नेक्स्ट अगला क्वेश्चन आया था कि बॉम्बे दंगों की जांच के लिए किस आयोग की नियुक्ति की गई थी? तो देखो बॉम्बे दंगे जो हुए थे, आपके मुंबई में जो दंगे हुए थे, उनकी जांच के लिए न्यायमूर्ति बीएन श्रीकृष्ण आयोग का गठन किया गया था। और यह शिवसेना सरकार ने जनवरी 1996 में इस आयोग को भंग कर दिया था। बाद में सार्वजनिक विरोध के कारण 28 मई 1996 को इसका पुनर्गठन किया गया था। ठीक है, चलिएगा उड़ीसा का नाम बदलकर उड़ीसा कब किया गया था? एक तो क्वेश्चन आपका दोस्तों ये बन गया था। ठीक है, उड़ीसा का नाम 4 नवंबर 2011 को आधिकारिक तौर पर उड़ीसा को बदलकर ओडिशा कर दिया गया। इसके लिए उड़ीसा नाम परिवर्तन अधिनियम 2011 बनाया गया था। उड़ीसा से जुड़ी जैसे आपकी कुछ खास बातें हैं, जैसे उड़ीसा पूर्वी भारत में स्थित एक राज्य है। क्षेत्रफल के हिसाब से भारत का 8वां सबसे बड़ा राज्य है, और जनसंख्या के हिसाब से भारत का 11वां है और सबसे बड़ा राज्य है। उड़ीसा की राजधानी क्या है दोस्तों? भुवनेश्वर है। उड़ीसा की भाषा उड़िया भाषा बोली जाती है। कौन सी? उड़िया भाषा बोली जाती है। ठीक है, उड़ीसा में ही आपका जगन्नाथ मंदिर भी स्थित है, ये भी याद रखिएगा। अमेरिका में भंडारा को क्या कहते हैं? तो वहाँ पर ड्राई फ्रूट बोला जाता है। क्या बोला जाता है? ड्राई फ्रूट बोला जाता है। ये भी क्वेश्चन आपसे आया था। दिल्ली के मुख्यमंत्री का नाम क्या है? तो देखो दिल्ली के मुख्यमंत्री, अब केजरीवाल वाले भैया गलत, अब देखो केजरीवाल जरूर ऑप्शन में दिया होगा। अब इस क्वेश्चन को ना काफ़ी लोग गलत भी कर दिए होंगे, काफ़ी लोग गलत किए होंगे भाई 100%। जबकि वो है कौन? आतिशी मारलेना है, जो भैया हैप्पी कट बाल रखाए हुए हैं ना भाई। आप लोगों ने देखा होगा जब केजरीवाल दिल्ली के मुख्यमंत्री तब उनके साथ में रहती थी, तो आतिशी मारलेना है जिनके हैप्पी कट वाले हैं। ठीक है, वो चश्मा लगाए रहती है, समझ गए होंगे आप लोग मैं किसके बारे में बोल रहा हूँ। आतिशी मारलेना है। ठीक है, केजरीवाल वाले तो भैया गलत कर गए होंगे। ठीक है, आगे अब देखो मैं आपको बता दूं,
अगली जो आपकी शिफ्टों में जो जो क्वेश्चन बन सकते हैं, जैसे आने वाले जो आपके राज्य हैं उनके मुख्यमंत्री पूछे जाते हैं। जैसे आंध्र प्रदेश में अभी अपडेट हुए थे श्री एन चंद्रबाबू नायडू, ठीक है, इनका नाम याद रख लेना। अरुणाचल प्रदेश की है पेमा खांडू, ठीक है, अरुणाचल प्रदेश की कौन है, पेमा खांडू। असम, असम के दोस्तों मुख्यमंत्री कौन है, तो आप बताओगे सर असम के जो मुख्यमंत्री हैं वो हैं श्री हेमंत बिस्वा शर्मा। हेमंत बिस्वा शर्मा कहाँ के, असम के हैं। बिहार के कौन है भैया, नीतीश कुमार है, कौन है, नीतीश कुमार। छत्तीसगढ़ के कौन है, श्री विष्णु साय, विष्णुदेव साय हैं। दिल्ली राष्ट्रीय राजधानी भैया सुश्री आतिशी मार लेना, अभी बताया। गोवा के कौन है भैया, प्रमोद सावंत हैं। गोवा के मुख्यमंत्री कौन है भाई, प्रमोद सावंत हैं। भाई जितने भी राज्यों के मैंने आपके यहाँ पर जो मैं मुख्यमंत्री बता रहा हूँ इनको अच्छे से पढ़ लेना, एग्जाम में यहाँ से क्वेश्चन आने वाली शिफ्टों में बनेंगे भाई, ठीक है। फिर मत कहना भैया आपने बताया ही नहीं है, ठीक है। गोवा के कौन है, प्रमोद सावंत हैं। गुजरात के भूपेंद्र पटेल हैं। हरियाणा के मुख्यमंत्री कौन है, श्री नायब सिंह सैनी है। खट्टर मत लगा देना नहीं तो गलत हो जाएगा ये, ठीक है। अब कौन है, नायब सिंह सैनी है। हिमाचल प्रदेश के श्री सुखविंदर सिंह सुक्खू। जम्मू एंड कश्मीर ये आपके यूनियन टेरिटरीज में आ जाता है, यूटी में श्री उमर अब्दुल्ला हैं, ठीक है। झारखंड के श्री हेमंत सोरेन, हेमंत सोरेन झारखंड के। कर्नाटक के सिद्धरमैया हैं। केरल के पिनरई विजयन हैं। मध्य प्रदेश के मोहन यादव हैं, ठीक है। शिवराज चौहान मत कर देना, ऑप्शन में ये चीज़ें मिलेंगी भाई, ठीक है। मोहन यादव हैं, ठीक है, प्रेजेंट में। महाराष्ट्र के देवेंद्र फडणवीस हैं। मणिपुर के एन बीरेन सिंह हैं। मणिपुर के कौन है, एन बीरेन सिंह। मेघालय के हैं कॉनराड संगमा। मिजोरम के हैं लाल दुहोमा। नागालैंड के नेफ्यूरियो और उड़ीसा के हैं श्री मोहन चरण मांझी, ठीक है। उड़ीसा के कौन है, श्री मोहन चरण मांझी, ठीक है। पांडिचेरी ये आपका यूनियन टेरिटरीज में आता है। केंद्र शासित प्रदेश श्री एन रंगास्वामी हैं। पंजाब के मुख्यमंत्री श्री भगवंत सिंह मान हैं। राजस्थान के भजन लाल शर्मा हैं मुख्यमंत्री। सिक्किम के मुख्यमंत्री श्री पीएम गोले हैं। तमिलनाडु के मुख्यमंत्री एम के स्टालिन हैं। तेलंगाना के श्री ए रेवंत रेड्डी हैं। त्रिपुरा के मुख्यमंत्री श्री माणिक शाह हैं। उत्तर प्रदेश के तो भैया योगी बाबा हैं, जानते हो आप लोग। उत्तराखंड के श्री पुष्कर सिंह धामी हैं। पश्चिम बंगाल के ममता बनर्जी हैं भाई। भाई बम्बा बम्बा बुम्बा बुम्बा बोलती हैं ना, समझ गए ना भाई, वही है ममता बनर्जी। हाल ही में अगला क्वेश्चन आया था कि हाल ही में रंगीन मछली ऐप किसने लॉन्च किया है, करंट का क्वेश्चन है भैया। ये केंद्रीय मंत्री श्री राजू रंजन सिंह ने रंगीन मछली ऐप लॉन्च किया, और ये केंद्रीय मत्स्य पालन, पशुपालन और डेयरी मंत्री राजू रंजन और ललन सिंह ने आज भुवनेश्वर स्थित आईसीआरए केंद्रीय मीठे पानी के जलीय कृषि संस्थान आईसीआर और सीआईएफए में रंगीन मछली मोबाइल ऐप लॉन्च किया, ठीक है। अगला क्वेश्चन आया था आपका संविधान से कि 44वें संविधान संशोधन कब लागू हुआ था। देखो बहुत अच्छा क्वेश्चन आया, बिल्कुल सिंपल सा, सब लोगों ने कर लिया होगा, 1978 में। इस संशोधन के जरिए संपत्ति के अधिकार को मौलिक अधिकार से हटाकर कानूनी अधिकार बनाया गया था, ठीक है। चलिएगा अगला क्वेश्चन, सेकंड शिफ्ट एंड थर्ड शिफ्ट के क्वेश्चन आपके हैं। वायनाड लोकसभा सीट में किसने इस्तीफा दिया था, तो ये दिया था राहुल गांधी ने। किसने इस्तीफा दिया था वायनाड लोकसभा सीट में, राहुल गांधी ने, ठीक है। 1951 की एशियाई गेम्स से कहाँ हुआ था, तो ये आपका दिल्ली में हुआ था। कहाँ पर हुआ था, दिल्ली में हुआ था। ये भी एक क्वेश्चन बना था। एक क्वेश्चन बना था कि 1990 के एशियाई गेम्स में किस नए खेलों को शामिल किया गया था, तो वो आपके हैं कबड्डी, सॉफ्टबॉल, सेपक टक्रो, वुशु, नौकायन जैसे खेलों को शामिल किया गया था। ये खेल पहली बार एशियाई खेलों में शामिल हुए थे। साल 1990 के एशियाई खेलों की जानकारी के बारे में बता दूं तो ये खेल 22 सितंबर से 7 अक्टूबर 1990 के बीच में चीन के बीजिंग शहर में हुआ था, और इन खेलों में कुल 37 एशियाई देशों में से 6122 खिलाड़ियों ने हिस्सा लिया था, ठीक है। अगला क्वेश्चन है कि दीवारों पर चढ़ने वाला पौधा कौन सा है, तो वो है दोस्तों कद्दू। कद्दू जो है भैया दीवारों पर चढ़ जाता है, ठीक है। बहुआयामी गरीबी सूचकांक एमपीआई के अनुसार सबसे गरीब में केंद्र शासित प्रदेश कौन सा है, तो वो आता है दादर नागर हवेली। ये सबसे केंद्र शासित प्रदेश में आ जाता है, दादर नागर हवेली। अगला क्वेश्चन आया था कि न्यूयॉर्क शहर के टाइम्स स्क्वायर पर प्रदर्शन करने वाली प्रथम महिला कौन है, तो वो है अनुष्का सेन। कौन है भाई, अनुष्का सेन है, ठीक है। चलिए एक क्वेश्चन आया था कि फराडे के द्वारा जनरेटर को कब विकसित किया गया था, तो 1831 में माइकल फैराडे द्वारा निर्मित इस साधारण से दिखने वाले बुनियादी उपकरण को दुनिया भर के लोगों के जीवन में लगभग हर पहलू में क्रांति ला दी थी, और यह बिजली का पहला जनरेटर था, ठीक है। बिजली का पहला जनरेटर था, ठीक है। अगला पॉइंट, अगला क्वेश्चन आया था कि संघ लोक सेवा आयोग का उल्लेख किस अनुच्छेद में किया गया है, तो अनुच्छेद भैया 315 में किया गया था, ठीक है। संघ और राज्यों के लिए लोक सेवा आयोग इस अनुच्छेद के उपबंधों के अधीन रहते हुए, ठीक है। संघ लेख के लिए एक लोक सेवा आयोग और प्रत्येक राज्य के लिए एक लोक सेवा आयोग होगा, ठीक है। अगला क्वेश्चन आया था कि 1900, अगला क्वेश्चन आया था कि 1919 में भारत शासन अधिनियम के समय वायसराय कौन था, तो वो था भैया लॉर्ड चैम्सफोर्ड। कौन था, लॉर्ड चैम्सफोर्ड था 1919 के समय। देखो फिर से देखो, अब आपको देखो आपकी फर्स्ट शिफ्ट में भी पंचवर्षीय योजना से क्वेश्चन आया, फर्स्ट शिफ्ट में भी पंचवर्षीय से आया,
सेकंड शिफ्ट में भी पंचवर्षीय योजना से क्वेश्चन आया, और देखो थर्ड शिफ्ट में भी तृतीय पंचवर्षीय योजना से पूछ लिया कि किस पर केंद्रित था, तो भैया कृषि क्षेत्र से था। किससे था भैया? कृषि क्षेत्र से था। देखो आपको मैं बता दूं, जितने भी बच्चे जिनका एग्जाम एसएससी जीडी का अभी नहीं हुआ है, भाई गारंटी से कह रहा हूँ, पंचवर्षीय योजना 12 की 12 रट लो बिल्कुल पानी की तरह, कैसे भी करके। भैया आपको पता है कि वो चीज़ आनी ही है, जो चीज़ आनी होती है ना भाई, उसको गलत नहीं किया जाता, ना ही स्किप किया जाता, उसको रट लिया जाता है बिल्कुल। तो भाई 12 पंचवर्षीय योजना पढ़ लो, कह रहा हूँ यहाँ से क्वेश्चन आपका गलत नहीं होगा। आगे चलते हैं, अगला क्वेश्चन है कि 2022 में महात्मा गांधी की कौन सी जयंती मनाई गई थी? तो 153वीं जयंती मनाई गई थी, शायद अभी मैंने आपको बताया भी था, ठीक है। एंटी पेपर लीक कानून के तहत दोषी पाए जाने वाले को कितनी सजा है? तो 10 साल की सजा प्लस 1 करोड़ का जुर्माना, ठीक है। ये क्या है दोस्तों? 1 करोड़ का जुर्माना है, ठीक है। ये अभी योगी जी ने बता दिया है, यदि एंटी पेपर लीक कानून होता है तो अपराधी को 10 साल की सजा और 1 करोड़ रुपए का जुर्माना होगा भाई, ठीक है। अगला है पीएम रोजगार प्रोत्साहन योजना कब शुरू की? भाई जितनी भी आपकी विभिन्न योजनाएं हैं, योजनाओं को पढ़ लो ना भैया, 9 अगस्त 2016 योजनाओं से संबंधित क्वेश्चन जरूर बन जाएंगे आपके, ठीक है। चलिए, हरित क्रांति किससे संबंधित है? तो भैया हरित क्रांति का जो संबंध है ये कृषि क्षेत्र से है, गेहूं है, चावल है, ये इसका संबंध है, ठीक है। नेक्स्ट, पंडित रवि शिव कुमार शर्मा, भैया अभी मैंने बताया था कि पंडित शिव कुमार शर्मा किस वाद्य यंत्र से संबंधित, तो ये संतूर वादक हैं, ठीक है। तो वाद्य यंत्र वादक, आपके जितने भी वाद्य यंत्र वादक मैंने करा रखे हैं, यदि आप लेटेस्ट पढ़ना चाहो तो मेरी एनटीपीसी की वाली क्लास देख लो, ठीक है। वाद्य यंत्र एवं वादक, ये आपको अच्छे से पढ़ के जाने हैं, यहाँ से क्वेश्चन आपके एग्जाम में बन जाएगा, ठीक है। देखो पारुल परमार का संबंध किस खेल से है? तो देखो याद रखिएगा, आपके जितने भी विभिन्न खिलाड़ी हैं जिनका संबंध जिससे भी है, इससे पढ़ के जाएंगे, तो ये आपके बैडमिंटन से संबंधित है। किससे हैं दोस्तों? बैडमिंटन से हैं, ठीक है। अगला क्वेश्चन आया था कि समय सीमा से 1 साल पहले किस पंचवर्षीय योजना को समाप्त कर दिया गया था? तो वो थी 5वीं पंचवर्षीय योजना, ये 1 साल पहले ही हो गई थी, ठीक है, समाप्त कर दी गई थी। अगला क्वेश्चन है कि कलिंग नृत्य महोत्सव, देखो आपको जितने भी लोक नृत्य हैं, लोक नृत्य शास्त्रीय नृत्य, यहाँ से क्वेश्चन पूछा जा रहा है, ठीक है। लोक नृत्य और शास्त्रीय नृत्य से भी आपके एग्जाम में क्वेश्चन जो है पूछा जा रहा है, यहाँ से ये सारी चीज़ें आपको पढ़ के जानी है, ठीक है। उड़ीसा में मनाया जाता है, कलिंग नृत्य कहाँ से है? उड़ीसा का है, ठीक है। चलिएगा, अगला है तेलंगाना के नए राज्यपाल का नाम, आपको मैंने बताया है वो हैं जिष्णु देव वर्मा। तो आपके जितने भी राज्यपाल हैं, राज्यों के राज्यपाल, ठीक है, राज्यपाल सभी राज्यों के, और मुख्यमंत्री, मुख्यमंत्री तो मैंने बता रखे हैं कौन कौन से आपको पढ़ लेने हैं, बस वही पढ़ लो, ठीक है। पीडीएफ टेलीग्राम चैनल पर मिल जाएगा, वहाँ से आप इसको पढ़ लेना अच्छे से। इसके अलावा एक क्वेश्चन बना था कि निम्नलिखित में से किस राज्य में लोक रंग त्योहार मनाया जाता है? तो लोक रंग त्योहार ये आपके मध्य प्रदेश में मनाया जाता है, ठीक है। अरुण मिश्रा का संबंध किस खेल से है? देखो इस शिफ्ट में 2 क्वेश्चन बन गए थे, अरुण मिश्रा का संबंध किस खेल से? तो इनका संबंध क्रिकेट से है। किससे संबंधित है? इनका संबंध क्रिकेट से संबंधित है, ठीक है। अरुण मिश्रा का संबंध भारतीय क्रिकेट कंट्रोल बोर्ड बीसीसीआई से है, वे बीसीसीआई के लोकपाल और नैतिक अधिकारी हैं। अरुण मिश्रा एक सेवानिवृत्ति सुप्रीम कोर्ट जज भी रह चुके हैं, ठीक है। अगला क्वेश्चन दोस्तों आपका हिंदी का, हिंदी में दोस्तों एक क्वेश्चन बना था कि खिन्न का विलोम शब्द बताइए। तो खिन्न शब्द का विलोम होता है हजर। क्या होता है दोस्तों? खिन्न का विलोम शब्द क्या होता है? हजर होता है, ठीक है। तो हिंदी में क्या करना है आपको, जितने भी विलोम शब्द हैं पढ़ लो, विलोम शब्द, पर्यायवाची शब्द, मुहावरे वगैरह आपको पढ़ के जाने, ठीक है भाई। बस भैया यहाँ तक इतने ही क्वेश्चन लगते थे, इतने ही क्वेश्चन लगते थे, क्योंकि भाई क्वेश्चन यहाँ से कंप्लीट हो गए हैं ना, ठीक है। बस इतने ही क्वेश्चन थे आपके, ठीक है। तो दोस्तों मैंने आपको जितने भी क्वेश्चन आपके 4 फरवरी को एग्जाम में जितने भी आपके क्वेश्चन बने थे, मैंने सभी आपको 4 फरवरी के जितने भी आपके क्वेश्चन एग्जाम में बने थे, ऑल शिफ्ट के जो जो क्वेश्चन मुझे मिल पाए, ठीक है, जो जो क्वेश्चन मैंने कलेक्ट कर पाए हैं वो सारे मैंने आपके साथ साझा कर दिए हैं। तो ऑल शिफ्ट के जितने भी आपके क्वेश्चन हैं ये आपको हमारे टेलीग्राम पर चैनल पर आपको इसका पीडीएफ, जैसा पीडीएफ मैंने आपको यहाँ पर दिखाया है, कराया है, ठीक ऐसा ही पीडीएफ आपको हमारे टेलीग्राम पर मिल जाएगा। तो टेलीग्राम चैनल को जरूर ज्वाइन कर लीजिएगा, ठीक है। इसका जो मैं आपको जो पीडीएफ है वो आपको टेलीग्राम पर मिल जाएगा, ठीक है दोस्तों। टेलीग्राम पर आप लोगों का इसका पीडीएफ जो है मिल जाएगा, लिंक मैं आपको डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा, तो वहाँ से जाके आप इसको डाउनलोड कर लेना, ठीक है। टेलीग्राम आपको हमारे टेलीग्राम पीडीएफ हमारे टेलीग्राम चैनल पर मिल जाएगा, ठीक है। और दोस्तों
वीडियो कैसा लगा तो कमेंट करके ज़रूर बताइएगा, ठीक है। और आप लोगों को भाई और जो भी आपकी रिक्वायरमेंट है तो कमेंट करके डाल दिया करना। और काफ़ी लोग में इस चैनल पर नए जुड़े होंगे तो आप सभी से रिक्वेस्ट है कि चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लेना, ठीक है। आपके जो भी एसएससी जीडी के एग्जाम होंगे, ठीक है, आपको नाइट में एक वीडियो नेक्स्ट डे आपको मिल जाया करेगा, क्योंकि क्वेश्चन को बनाने में थोड़ा सा टाइम लगता है। तो आपके जितने भी शिफ्टें होंगी सभी शिफ्टों के क्वेश्चन जीके में कौन कौन से पूछे जा रहे हैं, इससे आपको एक आइडिया मिल जाएगा आपकी नेक्स्ट जो तैयारी बेहतर हो सके उसके लिए, ठीक है। तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लेना, आपको इस चैनल से बहुत ज़्यादा हेल्प मिलेगी और ये चैनल आपके लिए दोस्तों बहुत ही हेल्पफुल रहेगा। चाहे वो आपकी पीडीएफ भी हम दोस्तों आपको इसी चैनल पर आपको फ्री में प्रोवाइड कराते हैं। जितना हो सकता है मैं आपको सब कुछ स्टडी मटेरियल वगैरह सब कुछ फ्री में देता हूँ, कोई भी चार्ज नहीं लेता हूँ भाई, ठीक है। भाई कुछ लोग कहते हैं ना भाई इतने रुपये में इतना पीडीएफ दे रहा हूँ, भाई मैं फ्री में देता हूँ भाई, किसी से 1 रुपया कुछ नहीं लेता हूँ, जितना होगा भाई सब कुछ दूंगा, फ्री में दूंगा, आपसे 1 भी रुपया नहीं लूँगा, ठीक है। इसके लिए आप बिल्कुल चिंता मत करो, जो भी मेरे पास बुक की पीडीएफ है सब कुछ फ्री में टेलीग्राम पर पढ़िए, जाके डाउनलोड करो, आराम से अपनी तैयारी को देंगे, ठीक है। चलिएगा आज की वीडियो में इतना ही रखते हैं। और आज दिनांक 5 फरवरी के जो भी आपके शिफ्ट में जो भी एग्जाम में जो भी जिसके क्वेश्चन बनेंगे सबके मैं आपको वीडियो ऐसे ही दोस्तों लाता रहूँगा, ठीक है। तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लेना और प्लीज़ दोस्तों इस चैनल पर दोस्तों आप लोग अपना सपोर्ट ज़्यादा से ज़्यादा करिएगा, ज़्यादा से ज़्यादा लोगों के साथ शेयर करिएगा, ठीक है। तो सभी को जय हिंद, जय भारत।